एक असमाप्त कथा की आगे की श्रृंखला में आज सुनिए रमा सिंह की कहानी बादल जो बरस गया। छत के नीचे से ही वह माधुरी को एकटक निहारते हुए मुस्कुराया। पहचानिए, आपके द्वार पर कौन आया है? माधुरी उसे गौर से देखने लगी। औसत कद काठी का वह आदमी था जिसकी उम्र यही करीबन 40-45 वर्ष होगी। कहीं कहीं सिर के बाल सफेद दिख रहे थे। उसके चाल ढाल में गंवारूपन था। माधुरी असमंजस में थी। जरूर कोई नज़दीकी आदमी है, अन्यथा इतने हक से उसे नहीं ललकारता कि वह उसे पहचान रही है या नहीं। वह अपनी याददाश्त पर ही नहीं, मोतियाबिंद के कारण अपनी धुंधलाई आंखों की रोशनी पर भी झुंझलाई। नहीं भैया, नहीं पहचान रही हूँ, लेकिन आप बहुत ही नज़दीक का देखा देखा लग रहे हैं। वह आगंतुक जोर से हंसा। उजास बिखेरती किरणों सी उसकी हंसी का वह एहसास माधुरी को बड़ा ही जाना पहचाना सा अपना सा लगा था। लेकिन कौन है वह आगंतुक, जैसा प्रश्न अभी भी उसके मन में लेकिन कौन है यह आगंतुक जैसा प्रश्न अभी भी उसके मन में अजीब सी हलचल मचाए हुए था। आगंतुक अपनी हंसी थामकर मचलती आवाज में बोला, अच्छा भाभी जी, बहुत नज़दीक का देखा लग रहा हूँ। मैंने भाभी संबोधन से पुकारा है, अब तो पहचान जाइए। नहीं पहचान पाई तो मेरे मन को ठेस लगेगी। माधुरी बड़ी दुविधा में पड़ी, अपने दिमाग पर जोर दे रही थी। हठी बालक सरीखी जिद है इस आगंतुक की, जिससे नाराज भी नहीं हुआ जा सकता है। वह कह रहा था, घर का पता ही मुझे मालूम नहीं था, कभी इस घर में आया जो नहीं था। अब तो घर भी देख लिया और यही नीचे से ही आपका गिरा हुआ स्वास्थ्य भी देख रहा हूँ। क्या करता, अचानक आना हुआ, खाली हाथ चला आया। क्या मैं कभी खाली हाथ आया हूँ? वह हंसा था, एक मुक्त हंसी। बहुत ज़्यादा हिंट दे दिया, अब तो पहचान लीजिए। माधुरी उसकी हंसी का जवाब मुस्कुराकर तो दे रही थी, लेकिन उस आगंतुक को लेकर उसकी दुविधा की स्थिति पूर्ववत बनी रही। वह आगंतुक अपनी हंसी होठों में दबाए बोला, बोधी मेम साहब, आपनी केमोन आछेन? माधुरी खुलकर हंसती रही और जैसे पूरा घर सुखद आश्चर्य में डूबा रहा कि गृह स्वामिनी पहली बार इस घर में इतनी मोहक, इतनी निश्चल हंसी हंस रही है। वह अपनी हंसी रोककर आश्चर्य मिश्रित आवाज में बोली, बादल, पहले जैसे ही तुम रह गए, कहीं कुछ बदला ही नहीं। रुको, मैं नीचे आती हूँ। वह आगंतुक सुखद मुस्कान लिए बुदबुदाया, जैसे अपने आप से कह रहा हो, देखा, मैंने कहा था ना। वर्षों बीत गए, तभी नहीं पहचान पाई। पहचान लेंगी तो अतीत फिर से जी उठेगा। अब तक माधुरी उसके करीब आ गई थी। उसने झुककर जैसे ही माधुरी के चरण स्पर्श करना चाहा कि बीच में ही उसके हाथ रोककर वह बोली, नहीं बादल, जिन हाथों ने एक तारा पर ईश्वर भक्ति को बजाकर गाकर साध लिया है, उस हाथों से मैं अपने पैर कैसे छुआऊं? माधुरी बड़े स्नेह भाव से उसका हाथ पकड़कर घर के भीतर ले जाने लगी, लेकिन वह रुक गया। बस अभी आता हूँ, आप भीतर जाकर मेरा इंतजार कीजिए, कहता हुआ वह बाहर चला गया। वर्षों पहले की बात है। तब माधुरी के पति रणविजय सिंह जीवित थे। तब वह भवन निर्माण विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। उनके स्वभाव की एक बहुत ही खास बात थी कि बेरोजगार युवा वर्ग के प्रति जल्दी ही द्रवित हो उसे अर्थोपार्जन से जोड़ने की जैसे वह ठान लेते थे। और इसी कुछ ठान लेने के क्रम में कोलकाता से लौटती बेला एक तारा हाथ में थामे, कंधे से झोला लटकाए, माथे पर पगड़ी बांधे एक युवक को वह अपने साथ लेते आए थे, जिसका नाम था बादल। उसे अपने निजी ऑफिस रूम में बिठाकर वह अंदर गए। उनके भीतर जाने के पहले ही उनका ड्राइवर हंसते हुए माधुरी को बता चुका था कि किसी फकीर को साहब उठा लाए हैं। मेम साहब को यह सब बताने और हंसने का मतलब साफ था कि अब साहब भुगते मेम साहब के झाड़ को। रणविजय माधुरी को बड़े प्यार से अपने ऑफिस रूम में लेकर आए और बादल से एक तारा पर कुछ गाने की फरमाइश करने लगे।
माधुरी गई तो थी अन्मयस्क भाव से, सिर्फ पति का मन रखने के लिए, लेकिन भक्ति भाव में लिए उसका भजन सुना तो मुग्ध हो गई। बड़े उत्साह से अपने तीनों बच्चों को भी साहब बुलाकर ले आए थे। तैयार होकर जब रणविजय ऑफिस जाने लगे तो माधुरी ने प्रेम पूर्वक आग्रह किया था, बादल के रहने का इंतजाम बाहर ही कहीं करवा दीजिए, बेहतर तो होगा आज से ही। वह संजीदा हो गए। हम लोगों की हैसियत तो ठीक ठाक ही है, लेकिन मन क्या इतना छोटा है कि एक आदमी को अपने घर रख नहीं सकते, उसे खिला नहीं सकते हैं? तुम चिंता नहीं करो, मैं उसके रहने की व्यवस्था आज ही कर दूंगा। बादल के रहने का इंतजाम कर दिया गया था। वह बीच बीच में माधुरी से मिलने आता रहा। उसी ने माधुरी को बताया था पश्चिम बंगाल में आए दिन बाउलों फकीरों के ऊपर कट्टरपंथियों के अत्याचार की कहानियाँ। उसी ने बताया था कि बाउल को बंगाल का एक अन्यत्र लौकिक धर्म कहते हैं। बाउल साधना में ईश्वर के साथ निविड़ मिलन की भावना निहित रहती है। उसने यह भी बताया था कि किस तरह जान के डर से बादल भी अपने परिवार के साथ भाग आया था। स्टेशन के पास रहने लगा था और ट्रेनों में प्लेटफॉर्म पर बाउल गा गा कर जो कुछ मिल जाता उसी से अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बादल का ट्रेन में एक तारा पर भजन सुनकर रणविजय प्रभावित हो उसे अपने साथ चलने का आग्रह तब सिर्फ इसलिए किए थे जैसे माधुरी के लिए वह एक नायाब तोहफा लेकर जा रहे हैं। मन में उनके कहीं यह भी था कि बच्चों को दिखलाएंगे बाउल संगीत के गायक बादल को, सुनवाएंगे एक तारा पर गाया उसका गीत और कहेंगे हमारे समाज से बहुत सी चीजें लुप्त होती जा रही हैं, उनमें से एक यह बाउल संगीत भी है। उसे अपने साथ चलने का आग्रह करते हुए तब भला रणविजय कहाँ जान पाए थे कि बादल के साथ वर्षों तक चोली दामन सा उनका उनके परिवार का साथ रहेगा। उस दिन बादल की कहानी सुनकर रणविजय आहत हो उठे थे। भजन गाकर जीविकोपार्जन करने वाले बादल की फटेहाली की कहानी सुनकर अनजाने में उनके मन ने संकल्प लिया था कि उसे आर्थिक दृष्टि से वह खुशहाल बनाकर ही रहेंगे। सरकारी भवनों में काम पर लगे पेटी कॉन्ट्रैक्टर के साथ बादल को लगवा दिया था ताकि कुछ दिनों के अनुभव पर उसका ठेकेदार के रूप में रजिस्ट्रेशन विभाग में हो सकेगा। तब उनका ट्रांसफर अन्यत्र होने पर भी उसे कुछ न कुछ काम मिलता रहेगा। सरकारी आवासों की पुताई करवाते जब किसी गेरुआ वस्त्रधारी को लोगों ने देखा तो तरह तरह की बातें करने लगे। उनकी बातों को रणविजय अनसुनी करते रहे। बीच बीच में बादल माधुरी के पास भी आता। जब बिल का पहला भुगतान हुआ तो उसके हिस्से की उसे छोटी रकम ही मिली थी, जिसे लेकर बादल पहुंच गया था माधुरी के पास कि उसके जीवन की पहली कमाई वह स्वीकार करे। माधुरी अचकचा गई। नहीं बादल, यह तुम्हारे मेहनत की कमाई है, भला मैं कैसे रख सकती हूँ? और फिर तुम खाओगे पियोगे क्या? रणविजय ने तो यह सब भी छुड़वा दिया कि बस कभी कभार मन लगाने के लिए भजन कीर्तन किया करो, भिक्षाटन के लिए तो कभी नहीं। बादल ने सिर झुका लिया था। वह तो मैं रोज ही शाम को बैठकर ईश्वर का गुणगान करता हूँ, संगी साथी तो आकर बैठते ही हैं, धीरे धीरे पास पड़ोस के लोग भी संगत के लिए आ जाते हैं। वह मुस्कुराया था। राह चलते लोगों के दिल में मैं ईश्वर के प्रति भक्ति बूंद बूंद भरने की कोशिश करता रहता हूँ और यह पुण्य कार्य मुझे सुख देता है। उन्हीं दिनों रणविजय सिंह के ऑफिस में एक पत्रकार आया था जिसके भाई को सफेदी कराने का ठेका नहीं मिल पाया था, सो वह कुछ तैश में था। क्या यह पेटी कॉन्ट्रैक्टर साधु फकीर के लिए आरक्षित है? रणविजय अपने ऊपर के आक्षेप को अपने भीतर ही जज्ब करते हुए बोले, फकीर भी तो इंसान है, उसे भी तो खाना कपड़ा व दवा की जरूरत होती है। अब वह जमाना तो रहा नहीं कि दरवाजे पर फकीर को साधु सन्यासी को देखकर खुद भूखे रहकर भी कोई अपने हिस्से का खाना उसे खिला दे। अब लोगों की पहले जैसी सोच भी नहीं रही कि न जाने
किस वेश में ईश्वर परीक्षा लेने आ जाए। वैसे लोगों की सोच में यह बात तो है कि साधु सन्यासी के वेश में पता नहीं कौन सा शातिर अपराधी जुल्म कर जाए। यह सन्यासी भी तो अपराध जगत का कोई सांड ही हो सकता है। कहते हुए उस पत्रकार ने विजय भाव से रणविजय की ओर ताका। तब तो और भी अच्छा है, जमकर ठेकेदारी करेगा, दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता जाएगा। कहते हुए रणविजय व्यंग भाव से मुस्कुराए। रणविजय के ऑफिस का यह वाक्या बादल के कान में भी पड़ा था और अब की जब वह माधुरी से मिलने आया तो रणविजय की प्रशंसा में बोला, बोधी मेम साहब, हमारे साहब संत महात्मा से कुछ कम नहीं हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि कमल और जौंक एक साथ पैदा होते हैं, दोनों को उत्पन्न करने वाला ताल भी एक ही होता है, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। कमल संत पुरुष की तरह रूप रंग, गंध और स्पर्श से सुख देता है, जबकि जौंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। मैं ही नहीं, दूसरे भी कहते हैं कि साहब के संसर्ग में जो भी आया उसका भला ही हुआ है। अपने काम से फुर्सत मिलते ही बादल आ जाता था माधुरी के पास। हालचाल पूछने के बाद बच्चों के साथ रहता, उन्हें कहानियाँ सुनाता, उनके साथ क्रिकेट खेलता, उनसे इंग्लिश पढ़ने का नाटक करता। बच्चों के टीचर शाम को जब पढ़ाने आते तो वह उठकर चला जाया करता। धीरे धीरे उस परिवार के साथ बादल की आत्मीयता बढ़ती गई थी। अब तो वह बच्चों के लिए काबुली वाला जैसी शख्सियत बनता जा रहा था और माधुरी तो उसकी नेक नियत की जैसे कायल हो गई थी। पूजा पाठ का कुछ भी हुआ नहीं कि सारा इंतजाम बादल के जिम्मे कर वह निश्चित हो जाती थी। बच्चों को लगता कुछ भी ऐसा नहीं कि बादल काका के लिए असंभव हो। उनकी कोई भी उलझन ऐसी नहीं कि बादल काका सुलझा न सके। और उस दिन के वाक़ये के बाद तो बादल जैसे उस परिवार के लिए सब कुछ बन गया था। उस दिन ऑफिस में रणविजय सिंह ने किसी फर्जी बिल के भुगतान पर रोक लगाते हुए बस इतना भर कहा था कि वह स्वयं जाकर काम देखेंगे, तभी भुगतान करेंगे। बाताबाती होने लगी कि उन पर गोली चला दी गई। भला हुआ कि गोली सिर या सीने पर नहीं लगकर दाहिनी बाह में लगी थी। जख्म गहरा था और तभी लोगों ने देखा था बादल की बेचैनी और दुख से संतप्त उसका चेहरा। जब तक रणविजय को होश नहीं आया, उसने एक बूंद पानी तक अपने गले के नीचे नहीं उतरने दिया था। वह उन्हीं के पास 24 घंटे रहता, जैसे उनकी आती जाती सांसों पर पहरा दिए बैठा हो। अखबार में रणविजय की घायल हालत की फोटो होती तो साथ में बादल की तस्वीर भी छप जाती। जो जानते थे कटाक्ष करते, फोटो में राम भक्त हनुमान भी है, और जो बादल को नहीं जानते थे उनकी आंखों में जिज्ञासा होती, यह गेरुआ वस्त्रधारी भला कौन हो सकता है जो 24 घंटे रणविजय को अगोरे हुए है। बादल ने रणविजय से ठेकेदारी का काम पाने की इच्छा कभी भी जाहिर नहीं की थी, बल्कि स्वयं रणविजय ही कहते, इस बार यही छोटा मोटा काम कर लो, अगली बार देखेंगे तो और काम देंगे। ओवरसियर साहब कहते कि बादल काम बड़ी लगन से करता है, ईमानदारी से भी। वह मुस्कुरा कर रह जाता, मेरे लिए यह भी बहुत है, पहले से ज़्यादा ही है। यह कमाई माँ बाप को भी कुछ न कुछ भेज ही देता हूँ। एक बार मुख्यालय से दूर कुछ बड़ा काम मिला तो वह 2-4 दिनों में ही चला आया कि उसे वह काम नहीं करना है। रणविजय नाराज दिखे, बार बार पूछते रहे, लेकिन वह जस की तस चुप ही रहा, सिर झुकाए। पहली बार कुछ ज्यादा मुनाफे का काम मिला था, जिसे नहीं करने की बादल की जिद किसी की समझ में नहीं आई। बादल बच्चों के पास खुला था, तुम लोगों के बिना वहाँ मेरा मन नहीं लगा। फिर बिट्टू की तरफ मुखातिब हो मुस्कुराते हुए बोला, और मेरी बिट्टू मिस तो वहाँ थी ही नहीं। अंग्रेजी भला मुझे कौन पढ़ाता? जो भी मैं बिट्टू मिस से पढ़ा था भूल जाता तो। संगी साथी जब तक बादल से पूछ बैठते, बादल शादी ब्याह कर लो, बाल बच्चे पैदा करने की एक उम्र होती है। वह हंसता, एक खुली हंसी, ताल और लय
मिश्रित हंसी जैसे एक तारा के तार को किसी ने अंगुलियों से छू दिया हो। तुम्हारे जो बाल बच्चे हैं वे मेरे भी तो हैं, फिर उतने ही प्यारे, उतने ही अपने, फिर शादी की जरूरत ही क्या है। रणविजय स्वस्थ होकर घर आ गए थे। बादल मंदिर में चढ़ाकर प्रसाद लाया था। मुंह से तो वह कुछ बोला नहीं, लेकिन माधुरी भी और रणविजय भी समझ रहे थे कि उनके स्वस्थ होकर घर लौटने की खुशी में वह मंदिर प्रसाद चढ़ाने गया था। रणविजय ने उस दिन बादल की आंखों में अपनत्व की जो तरलता देखी तो भावुक हो उठे। अपना सगा भाई भी उससे स्वार्थ सिद्धि नहीं होने पर सारा नाता रिश्ता काट बैठा है, और ये बादल जैसा नाम वैसा ही आचरण। आकाश के न जाने किस कोने से आकर किस कोने में उमड़ घुमड़ कर बरस रहा है। उस दिन के बाद से अक्सर उसे निहारते हुए उनकी सोच थम जाया करती थी, खासकर जब वह उसे सर या साहब जी कहकर संबोधित किया करता था। उनकी थमी हुई सोच में जुगनू सा चमकता भाव होता, साहब क्यों, सर क्यों, बड़े भैया क्यों नहीं। रणविजय उसे देखते हुए यह भी सोच जाते कि शायद बादल उससे पूछ रहा हो कि उसे भाई साहब या बड़े भैया कहकर वह पुकार सकता है। ऐसा सोचना उनका इसलिए होता कि माधुरी ने बहुत पहले उसे बताया था कि एक दिन बादल बड़ी हसरत लिए पूछा था कि क्या वह उसे बोदी मेम साहब कहकर पुकार सकता है। इस पर माधुरी ने स्नेह सिक्त बोली से कहा था, बोदी मेम साहब क्यों, सिर्फ बोदी क्यों नहीं। बादल ने आंखें झुकाए हुए कहा, आप इतने बड़े साहब की मेम साहब हैं, सभी आपको मेम साहब पुकारते नहीं थकते हैं, और मैं इतना छोटा आदमी सिर्फ बोदी कैसे कहूँ। लोग सुनेंगे तो कहते देर नहीं लगेगी कि फायदे के लिए रिश्ता बना रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेम साहब कहने को भी जी नहीं चाहता है। मैं अब बोदी मेम साहब ही कहूँगा। कालांतर में शायद वह मौन संवाद था कि बादल ने रणविजय को भाई साहब कहना शुरू कर दिया था। अक्सर वह बच्चों की मनपसंद चीज़ें, मिठाइयाँ लिए दिए चला आता, लेकिन वह तभी आता जब रणविजय घर में नहीं होते। माधुरी मना करती, नाराजगी भी दिखाती, पैसे बचाकर रखा करो बादल भाई, बेरा बखत पर पैसे ही काम आते हैं। इधर कुछ दिनों से रणविजय का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। डॉक्टर से दिखाते, टेस्ट वगैरह कराते उनकी हालत गंभीर होती गई। बेंगलोर ले जाकर दिखाना तय हुआ। माधुरी अपने डॉक्टर भाई के साथ जाने की तैयारी करने लगी। बादल जिद पर अड़ गया कि वह भी साथ जाएगा। उसकी जिद से विवश माधुरी ने बादल का भी टिकट ले लिया था। बेंगलोर जाकर पता चला कि रणविजय की दोनों ही किडनी ठीक से काम नहीं कर रही थी। एक किडनी को बदलना ही जीवन दे सकता था। जगह जगह पता लगाया जा रहा था कि किसी भी मूल्य पर वांछित किडनी की व्यवस्था हो। कोई उपयुक्त डोनर मिल नहीं रहा था। माधुरी ने अपनी किडनी देनी चाही तो मेल नहीं खाया। माधुरी के भाई की किडनी नहीं दी जा सकती थी। एक दो और ऐसे लोग एजेंसी के द्वारा मिले भी तो उनकी किडनी मैच नहीं कर पा रही थी। शुरू से ही बादल अपनी जांच कराने की जिद इसलिए किए हुए था ताकि मेडिकल मैचिंग हो जाती तो वह अपनी एक किडनी दे सकता। रणविजय ने शुरू में ही माधुरी को दृढ़ शब्दों में हिदायत दे रखी थी कि किसी भी हाल में बादल को ये बचकानी हरकत नहीं करने दे। कहीं उसे कुछ हो गया तो वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। क्या उसकी जान लेने के लिए ही वह उसे ले आया था? इकलौता बेटा है वह। उसके गरीब माँ बाप का क्या होगा? उसके लोग कहेंगे ये अमीर लोग उस बूढ़े दंतहीन बाघ की तरह हैं जो सोने का कंगन दिखाकर अपने शिकार को फंसाता था। माधुरी ने जब कड़े शब्दों में विरोध किया तो वह बिफर उठा। तो फिर आप अपनी किडनी देने के लिए क्यों तैयार हो? आप मुझे अपना नहीं समझती हैं, इस परिवार का नहीं समझती हैं, कहते हुए वह रुआसा हो उठा था। माधुरी कुछ पल उदास नजरों से उसे ताकती रही। उसकी डबडबाई आंखों में जैसे उसने राम भक्त भरत की छवि देख ली हो। उसने अपने ऊपर काबू रखा
2 दिन से इसी जिद पर तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। जाओ, जो मन में आए करो, लेकिन खाना तो खा लो। अब बादल की डबडबाई आंखें हकरीत थी, जैसे बारिश के बीच में ही अचानक कुछ देर के लिए धूप की किरणें फैल गई हों। इत्तेफाक ही था कि बादल का सारा टेस्ट नॉर्मल अनुकूल रहा। बादल खुश था, उसके भाई साहब बच जाएंगे। उसकी गुजारिश थी कि यह बात भाई साहब को नहीं मालूम हो, अन्यथा वे ऑपरेशन के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। रणविजय का ऑपरेशन सफल रहा और अब वे स्वस्थ भी हो रहे थे। थोड़ा अस्वस्थ बादल ही था। हल्का बुखार हो जा रहा था, जिससे माधुरी बेहद चिंतित थी। वह घबराई हुई थी। उसके मुंह से जब तक आह निकलती, हे ईश्वर, मेरी लाज रख ले, वह ठीक हो जाए, अन्यथा रणविजय अपनी और मेरी न जाने क्या हालत बना डालेंगे। बादल की हालत सुधरी तो माधुरी को सुकून मिला। डॉक्टर ने अब दोनों को पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर घर जाने की इजाज़त दे दी थी। रणविजय की सकुशल वापसी पर माधुरी ने घर में पूजा रखी थी और पूजा के बाद बच्चों के आग्रह पर परिवार की एक तस्वीर लेना तय हुआ था। रणविजय और माधुरी के साथ जब बच्चे बैठ गए तो रणविजय की आंखें इधर उधर किसी को खोज रही थी। बेटे ने कहा भी, पापा हम सभी तो बैठ ही गए हैं। रणविजय की आंखें बादल को खोज रही थीं। अभी तो हवन तक वह यहीं था, भला कहाँ गया होगा। बादल आया तो थोड़ा सकुचाता हुआ बोला, भाई साहब यह तो परिवार का फोटो है। रणविजय नाराज होता हुआ बोला, और तुम क्या हो? रणविजय की दाहिनी तरफ माधुरी थी और बाईं तरफ बादल। फोटो अच्छा आया था। रणविजय को अभी भी बहुत सावधानी से डॉक्टर की सलाह के अनुसार दिनचर्या के काम निपटाने होते थे। बादल खुश था, चहकता हुआ सा, जैसे साक्षात यमराज के पास से वह अपने भाई साहब को लौटा लाया हो। माधुरी ने एक दिन कहा भी था, बादल तुम नहीं होते तो पता नहीं किडनी दान करने को कोई मिलता या नहीं। हम लोग तो परेशानी में फंसे थे और शायद फंसे ही रहते। ऐसा नहीं कहो बोदी मेम साहब, भाई साहब तो मेरे लिए सब कुछ है। खून का रिश्ता नहीं है तो फिर पिछले जन्म में जरूर रहा होगा। अब जब भी रणविजय की नज़र बादल पर पड़ती तो उसकी आंखों में एक अलग ही ढंग की मुस्कान होती, जहां भरपूर वात्सल्य भाव होता। कई महीने गुजर गए थे और रणविजय अब अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए थे। इसी बीच बादल के घर से टेलीग्राम आया था कि उसके बाबा बीमार हैं, वह जल्द चला आए। घर जाने से पहले माधुरी से मिलने आया तो बहुत दुखी था। उसकी आंखें भरी भरी थी। जबरन माधुरी ने उसे रास्ते के लिए कुछ खाने को दे दिया था। अभी तो बादल को गए हफ्ता भर से कुछ ज्यादा ही हुआ होगा कि रणविजय की तबीयत अचानक बहुत सीरियस हो गई थी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भीड़ से भी रणविजय की स्थिति काबू में नहीं आ रही थी। किसी भी तरह बेलोर ले जाने का सोचा ही जा रहा था कि उनके शरीर का एक एक सिस्टम काम करना बंद करने लगा और डायलिसिस पर रखने के बावजूद उनकी हालत बड़ी तेजी से बिगड़ने लगी। घर में कोहराम मच गया था। रणविजय की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। बच्चे एक तरफ बिलख रहे थे तो माधुरी अलग अपना होश खो बैठी थी। रणविजय का श्राद्ध कर्म संपन्न हुए भी 15 दिनों से ज्यादा होने को आया, लेकिन बादल अभी तक अपने गांव से लौटा नहीं था। माधुरी रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों से सांत्वनापूर्ण शब्दों से घिरी अक्सर दरवाजे की ओर देख लेती। उसे स्वयं पता नहीं था कि वह किसे खोज रही है। शायद बादल को, शायद बादल में अपनी आस्था को, शायद एक भ्रम की बादल कहीं से रणविजय को खोजकर वापस ला सकता है। और एक दिन बादल गांव से लौटा था। उस समाचार ने उसे जैसे जड़वत कर दिया था। माधुरी एवं बच्चों के सामने उसके जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कई दिनों तक तो वह मुंह छिपाता रहा, जैसे यह सब उसके नहीं रहने से हुआ हो, जैसे अपराधी वही हो।
और जब माधुरी के सामने वह आया तो वह उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। इधर बादल एखन कोथाय पावो भाई साहब के कहते हुए ऐसे बिलक बिलक कर रो रहा था कि माधुरी अपना रोना भूलकर उसे चुप कराने लगी। बादल उसके बाद मुश्किल से महीना भर भी नहीं रहा। कहता गया कि भाई साहब के बिना उसका यहाँ मन नहीं लगता है। फिर गांव में बीमार बाबा और बूढ़ी माँ को भी संभालना है। बस तब के बाद बादल आज ही आया था। सरकारी आवास खाली पड़ा और माधुरी ने अपने बच्चों के साथ रहने के लिए यह डुप्लेक्स घर खरीद लिया था। माधुरी जैसे अतीत में विचरती हुई वर्तमान में आ गई थी। बादल अभी तक वापस आया नहीं। वह ऊपर के तल्ले पर आकर बहू से कह रही थी कि बादल के लिए वह नौकरानी से हलवा बनाकर नीचे भेज दे। मीठा कुछ ज़्यादा डालने को कहा। बादल मीठा ज़्यादा खाता है, कुछ नमकीन भी। चाय व दूध की गाढ़ी मीठी पीता है। तब तक बादल की आवाज़ आई तो वह जल्दी से नीचे बैठक में आ गई थी। मिठाई का डब्बा लिए बादल को प्रवेश करते देख वह हंस रही थी। बहुत दिनों की पुरानी भूली बिसरी हंसी। बादल, तुम बदले नहीं, वैसे ही पैसे खर्च करने के आदी। भला इतनी सारी मिठाइयाँ यहाँ कौन खाएगा? अरे कुछ नहीं बौदी, सब कुछ तो आप लोगों के आशीर्वाद से होता है। खर्च के लिए पैसे आ ही जाते हैं। और कहिए बोदी मैम साहब, आप कैसी हैं? बातें करते हुए माधुरी की दुर्बल काया को निरखती उसकी नजरें पनियाली हो गईं, जिसे बड़ी ही सावधानी से संभालते हुए वह बोला, बच्चे कहाँ हैं? यहाँ आया तो पता चला कि बच्चों की शादियाँ भी हो गईं। यह भी मालूम हुआ कि बड़ा बेटा प्रियंकर और बहू यही आपके साथ रहते हैं। प्रियंकर इंजीनियर बन गया है ना? बेटे बहू को बुलाइए तो बोदे, जरा देखो तो सही बड़े होने पर प्रियंकर कैसा लगता है। उसमें अपने भाई साहब की झलक तो मिलेगी, उनके दर्शन तो होंगे। माधुरी मुस्कुरा रही थी। अच्छा अच्छा बादल, पहले तुम चाय तो पी लो, अपना हालचाल तो बताओ। कुछ ही देर में चाय आ गई थी। उसके साथ बिस्कुट भी थे जो बहुत पुराने थे। वह सकपका गई। ऊपर जाकर बहू से कहेगी भी क्या? वह तो इतनी मीठी जुबान से उसे समझा देगी कि समझना ही पड़ेगा। माधुरी को लगा वह शर्म से गड़ जाएगी। उसने पूछा, चाय में चीनी और मंगवा दूं बादल? हाँ बौदी, कुछ ज्यादा ही मीठा पीता हूँ। वह उठकर स्वयं ऊपर गई। चीनी का बर्तन हाथ में लिए उसने बेटे और बहू से कहा कि नीचे आकर बादल काका से वे दोनों मिल लें। वह उनसे मिलने के लिए बेताब है। बहू ने कहा, माँ, मुझे तो नीचे जाकर मिलने के लिए साड़ी पहननी होगी। अभी बेबी को फिट भी कराना है। प्रियंकर चला जाए, मैं फिर कभी मिल लूंगी। माधुरी का चेहरा कठोर पड़ गया। बेटे प्रियंकर, तुम्हें तो याद है ना बादल काका की? आ मिल ले उनसे। हाँ माँ, याद है, आता हूँ, कहने के साथ वह बाथरूम की ओर चला गया। कुछ देर बाद प्रियंकर ही आया। बादल ने लपककर प्रियंकर से ऐसे मिलना चाहा जैसे वह उसे आज भी अपने अंक में भर लेगा, लेकिन प्रियंकर ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और पास की कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल हतपर रहने की स्थिति से तत्काल ही उबरकर वह भी जहां बैठा था बैठ गया। बादल बड़े ही स्नेहिल नजरों से उसे निहारते हुए बोला, तब बेटे कैसे हो? बादल काका कभी याद आए कि नहीं? वह सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। कुछ ही देर बाद वह खड़ा होता हुआ बोला, बादल जी, मुझे जरूरी काम से बाहर निकलना है, फिर मिलता हूँ। बादल काका की जगह बादल जी संबोधन से वहाँ के माहौल में कुछ झनझनकाकर टूटने जैसा घटित हुआ, जिसे माधुरी और बादल दोनों ने महसूस किया और दोनों ने ही अपने मन के आहत भाव को एक दूसरे से छिपा लिया था। माधुरी के मन में मंथन में फैन की तरह उपलाई थी कभी बादल की कही यह बात, बोदी मेम साहब बड़े होकर बड़ा साहब बनकर जब ये बच्चे मुझ फकीर को बादल काका कहेंगे तो सुनने वालों को कितना अचरज होगा, है ना बौदी? बादल कुछ देर बाद जाने लगा तो विदा देते वह बहू के नीचे नहीं आने
बेटे के रूखे सूखे व्यवहार को छिपाने के लिए ऐसी बोली बोल रही थी ताकि बच्चों के अनादरपूर्ण व्यवहार को बादल भूल सके। बादल ने बच्चों के व्यवहार भी समझा और भाभी की जरूरत से ज़्यादा व्यवहार के अतिरेक को भी जाना। जाते हुए उसने माधुरी के लज्जित चेहरे को अपनी नज़रों से पोंछते हुए कहा, बोधी मेम साहब, आज की युवा पीढ़ी रिश्ते की गहराई, भावों के घनत्व को नहीं समझ पाएगी। आप मेरे लिए दुखी न हो। माधुरी बादल को जाते देखती रही, जिसे मैं आज तक भोला भाला, संस्कारिक, छल प्रपंच से दूर समझती रही। वही आज ऐसी समझदारी की बातें मेरे आंचल में धरकर चला गया। माधुरी बादल को जाते देखती रही, जिसे मैं आज तक भोला भाला, सांसारिक, छल प्रपंच से दूर समझती रही। वही आज कैसी समझदारी की बातें मेरे आंचल में धरकर चला गया। माधुरी ने अपने आवेग को रोके रखा, आंखों से बहने नहीं दिया। कहीं पलटकर उसने उसकी ओर देख लिया या फिर कुछ और कहने के लिए वापस आ गया। उसकी आंखों में आंसू देख लिया तो वापस जा नहीं पाएगा, वही उसी के पास रुक जाएगा। हो सकता है उसे अपने साथ चलने की जिद पर उतर जाए, बिना इस बात पर गौर किए कि अपना घर परिवार छोड़कर भला वह कैसे जा सकती है। तभी सामने मोड़ आ गया था और आंखों से ओझल होने के पहले उसने माधुरी की ओर देखा, हाथ जोड़े और मुड़ गया। माधुरी भी आंखों में आंसू थामे मुस्कुराती हुई हाथ हिलाती रही। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई। सामने ही बहू दिख गई। बहू, मैंने हलवा बनाकर भिजवाने को कहा था और तुमने बिस्किट भिजवाए, वह भी पुराना, डस्टबिन में फेंकने को रखा हुआ बिस्किट। जानती हो वह मेहमान हमारे परिवार के लिए क्या मानी रखता है? पूछ लेना प्रियंकर से। बहू के चेहरे पर व्यंग्य की मुस्कान टंगी थी। हाँ, प्रियंकर ने बताया था कि पापा ट्रेन में भजन गाकर भीख मांगने वाले इस बादल को पकड़ लाए थे, रोजगार दिलाने के लिए। माधुरी के चेहरे की एक एक झुर्री क्रोध के आवेग से कांपने लगी। उसने बहू से कुछ नहीं कहा, कहने को कुछ शेष बचा नहीं था। वह अपने कमरे में रणविजय की तस्वीर के सामने खड़ी होकर न जाने कब तक रोती रही। तस्वीर के पास से हटकर वह कुछ खोजती रही, बड़ी बेचैनी से इस ट्रंक से उस ट्रंक में। कुछ देर खोजने के बाद वह ट्रंक में नीचे पड़ी उस तस्वीर को ढूंढ पाई, जिसमें रणविजय के साथ बादल भी था। माधुरी अब खुश थी, जैसे वह बीता कालखंड साक्षी रूप में अब उसके हाथ लग गया हो। रणविजय की तस्वीर के बगल में उसे टांगकर खड़ी व निहारती रही। लो, मैंने तुम्हारे बादल को तुम्हारे पास स्थापित कर दिया है, यही मेरी श्रद्धांजलि है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।